कहाँ पहुंच गए थे हम? शील्डिंग और डी शील्डिंग हम पढ़े थे। शील्डिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेंटर में हाइड्रोजन हमने दिखाया है, इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करेंगे, रोटेशन करते हैं अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, स्पिन मोशन भी करते हैं और ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से भी क्या आएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, अपोज कर देती है, इसको क्या कर देती है, वो कैंसिल आउट कर देती है। तो इसको ये क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है, इसको क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, अपोज करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो हाइड्रोजन है वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ जब हाइड्रोजन इंटरेक्शन करता है, तो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा तो प्रेसिशनल मोशन होगा। कौन सा मोशन होता है, प्रेसिशनल मोशन। जैसे हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, एनएमआर सिग्नल कैसे आता है, प्रेसिशनल मोशन होता है, उससे फ्लिपिंग होती है, यानी प्लस हाफ जो स्पिन होती है हाइड्रोजन को क्या करती है, माइनस हाफ में क्या करती है, फ्लिपिंग करते हैं, वापस नीचे आते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड का इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होता है। वो हो नहीं रहा है क्योंकि बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शील्डिंग की तरह काम कर रहे हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से, यानी मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये शील्डिंग का काम कर रहे हैं, ये शील्डिंग कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं। इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल, मतलब हाइड्रोजन का सिग्नल लेने के लिए, हाइड्रोजन का जो हमें सिग्नल है, अगर वो सिग्नल हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अप फील्ड, यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो यहाँ तक पहुंच सके। हमें वो हायर स्ट्रेंथ की स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ही कहाँ पहुंच पाएगी, इस हाइड्रोजन तक पहुंच पाएगी। इसलिए हमारा सिग्नल जो है वो अप फील्ड का आएगा, यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हायर मेगा हर्ट्ज की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो हाइड्रोजन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में शील्डिंग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो उसको कैंसिल आउट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं शील्डिंग, इसको बोलते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है, डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रही है, डायरेक्टली इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं डी शील्डिंग, यानी प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, जो प्रोटॉन्स उसके सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डायरेक्टली इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और डायरेक्टली हमारे पास क्या आ रहा है, सिग्नल हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, फिर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो कहीं पर भी अगर प्रोटॉन हमारे पास है, अगर वो इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पर लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास साइनाइड हमने लगा दिया, वो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में नहीं होंगे, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, डायरेक्टली इंटरेक्शन करेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर डायरेक्टली इंटरेक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है, उसका जो सिग्नल आएगा वो हमें डाउन फील्ड में मिल जाएगा। तो ये जो सिग्नल हमारे पास डी शील्डिंग प्रोटॉन्स का जो हमारे पास सिग्नल होता है, वो हमारे पास कैसा होता है, डी शील्ड होता है। तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स है यहाँ पर, ये तुमने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, तो ये जो हमारे पास सिग्नल था डी शील्डिंग, जिसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, डी शील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते तो शील्ड कर लेते हैं। अब ये प्रोटॉन्स कैसे हैं, डी शील्ड है, तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा, यानी लो मैग्नेटिक फील्ड से हमारा काम चल जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ की, मतलब बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इसको हम प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन को, तो भी हमें सिग्नल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। दिस इज योर डाउन फील्ड का सिग्नल हमें मिल जाएगा, और डी शील्डिंग और शील्डिंग ये होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बार रेंज बता देती हूँ, उसके बाद सिर्फ हम एक दो तीन सारे एग्जांपल करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट है। ये मैंने आपको बताया है कि डेल्टा स्केल जो होता है, उस डेल्टा स्केल की जो हमने बात की थी, डेल्टा स्केल पे ये 0 होती है, यहाँ पे क्या होती है, हमेशा शील्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोटॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, और जितना तुम दूर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन्स मिलेंगे। इधर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन्स मिलेंगे। तो इधर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, डी शील्डेड प्रोटॉन्स। तो ये जो तुम्हारे पास डेल्टा स्केल होता है, ये 0 पे जो तुम्हारी वैल्यूज होती हैं वो डी शील्डेड प्रोटॉन्स की होती है, यानी क्लोजर टू, अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो डी शील्डिंग प्रोटॉन्स के हमें सिग्नल्स मिलेंगे, और डी शील्डेड जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके सिग्नल हमें इधर मिलेंगे, इधर
यानी इधर अगर तुम जाओ तो डी शील्डेड प्रोटॉन्स के सिग्नल मिलेंगे, और इधर तुम अगर जा रहे हो तो ये तुम्हें शील्डेड प्रोटॉन्स के सिग्नल मिलेंगे। तो वही हम रेंज बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज दी हैं 1 2 3, ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये क्या है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है। स्केल पे जो वैल्यूज रखी है दैट इज केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज, इसको डेल्टा स्केल बोलते हैं और इसको केमिकल शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज मैं बता रही हूँ सिर्फ ये रेंज याद करेंगे, आपको बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। देखो RCH2F, अगर तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे हमेशा क्या होता है, डी शील्डिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो ये प्रोटॉन हमारे क्या हो जाएगी, डी शील्डेड प्रोटॉन हो जाएगा। और जब भी हमारे पास प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका उल्टा क्या होता है, डी शील्ड होता है। तो जो सिग्नल हमारे पास आएगा वो डाउन फील्ड का सिग्नल आएगा, ठीक है। तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसका केमिकल शिफ्ट होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 4 to 4.5 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.5 से 4 है। तो ये इसका डेल्टा हो जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेल्टा वैल्यूज, यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे कि केमिकल जो जितने भी आपके क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, जो उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, उसको आप वहाँ पर मेंशन कर दे, दैट इज केमिकल शिफ्ट। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, CH3 क्लोरीन अगर गिवन, यानी क्लोरीन अगर गिवन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तुम्हारे पास, 3.5 से 4.0 आ जाएगा केमिकल शिफ्ट। उसी तरह से तुम्हारे पास अगर CH3OH यानी अल्कोहल अगर गिवन है तो इसके प्रोटॉन्स का जो सिग्नल आएगा वो कितने रेंज पे आएगा, इन प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो कहाँ पर आएगा तुम्हारे पास, 3.5 से 4.0, यानी 3.5 से 4.0 पे इसका सिग्नल आएगा। अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स होते हैं, यानी CHO यानी एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी रेंज जो होती है 9 to 10 पे आती है। जो कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन्स होते हैं तुम्हारे पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हमारे पास होते हैं उनकी रेंज आती है 10 से 12 पार्ट्स पर मिलियन पे होती है, ppm पे होती है। तुम्हें पता है केमिकल शिफ्ट जो होता है उसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है, इसलिए मैंने इसको ppm कर दिया है, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, जिसकी वजह से जो रेंज होती है इसके 9 to 10 ppm पे चली जाती है, यानी यहाँ पर 9 to 10 ppm यहाँ पर सिग्नल आएंगे इसके। कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रेंज होती है 10 से 12 ppm पे होती है। अब मैं एक बार यहाँ पर रेंज लिख देती हूँ, आपको 2-3 और रेंज लिखूंगा, सबसे ज्यादा रेंज आपको याद नहीं रखनी, आप कंपैरिजन में भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो आप कहाँ पर उसकी रेंज पड़ेगी, ठीक है। बेंजीन के जो हमारे पास प्रोटॉन है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। बेंजीन के प्रोटॉन की जो रेंज होती है वो आती है 7.5 के नज़दीक मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो एल्कीन के प्रोटॉन हमारे पास होते हैं, डबल बॉन्ड के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी रेंज भी यही आती है 5.5 से 6.5 इनकी रेंज होती है। और जो तुम्हारे एसिटाइलिक प्रोटॉन होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले प्रोटॉन जो होते हैं उनकी रेंज जो होती है 1.5 से 3.0 ppm होती है। ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनकी वैल्यूज इतनी कम क्यों होती है। तो बेंजीन के प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट आता है वो 7.5 पे आता है। जो तुम्हारे क्या नाम है डबल बॉन्ड वाले प्रोटॉन हैं इनको क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक प्रोटॉन्स हैं, इनकी क्या रेंज है 5.5 to 6.5 होती है। और इसकी रेंज क्या होती है 1.5 से 3.0 होती है। इसकी इतनी कम क्यों होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बाय एग्जांपल हमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं कपलिंग कांस्टेंट, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा NMR। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये आपकी मैराथन होगी। तो कपलिंग कांस्टेंट और हम पढ़ लेते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। कपलिंग कांस्टेंट जो है उसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी हमारे पास सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। समझ में आ रही है आपको बात। तो कपलिंग कांस्टेंट जो होता है एक डिस्टेंस होती है बिटवीन द सिग्नल्स, जो भी आपके सिग्नल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं J, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। तो ये सिग्नल हो गया, ये सिग्नल, इन दो सिग्नल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कपलिंग कांस्टेंट होती है, जिसको हमेशा हर्ट्ज में मेजर किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसकी रेंज आपको याद करनी है तो बढ़िया है, नहीं याद करें तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिस वाले प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन जो एक दूसरे के सिस में होते हैं उनकी रेंज जो होती है हमेशा 10 से 12 हर्ट्ज होती है, ठीक है। ट्रांस वाले प्रोटॉन्स की जो रेंज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी होती है, 16 से 18 हर्ट्ज होती है, ठीक है। जेमिनल प्रोटॉन्स जो होते हैं, दूसरी बात याद रखो कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो एक डिस्टेंस होती है बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ये हमेशा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में होती है। तो ये हमेशा क्या होती है, नॉन इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स के सिग्नल होते हैं उनके बीच में काउंट करनी। ये नहीं कि तुम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सिग्नल में कैसे काउंट करोगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन का तो एक ही सिग्नल आता है,
तो एक सिग्नल ये आपके पास है और एक सिग्नल आपके पास ये है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट है, जस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है, एक प्रोटॉन का सिग्नल ये है, एक प्रोटॉन का सिग्नल ये है, तो अलग अलग प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके जो सिग्नल उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो ट्रांस वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी रेंज 16 से 18 होती है, कितनी होती है। जेमिनल प्रोटॉन और देख लो, जेमिनल प्रोटॉन की जो रेंज होती है वो भी हमेशा 10 से 12 के नजदीक आसपास होती है। विनाइलिक प्रोटॉन्स जो होते हैं, विनाइलिक प्रोटॉन की जो रेंज होती है, विनाइलिक प्रोटॉन की जो हमारे पास रेंज होती है दैट इज 1 to 2 हर्ट्ज हमारे पास होती है। तो इतनी रेंज काफ़ी है आपको याद करने के लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कपलिंग कांस्टेंट ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं सीधा। मैंने आपको स्पेक्ट्रम तो पढ़ाया था ना, स्पेक्ट्रम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक और स्पेक्ट्रम हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है CH3 CHO हमें दे रखा है। तो आप मैंने बताया था जब भी NMR क्वेश्चन यही आएगा तुम्हारे BSc में, सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं कि NMR स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके बताओ NMR स्पेक्ट्रम। इसलिए मैं NMR स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस करवा रही हूँ बार बार, ठीक है। तो NMR स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन आएगा कि NMR स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो इसका। तो NMR स्पेक्ट्रम कैसे, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालो। सबसे पहले क्या निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये दोनों प्रोटॉन डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है और ये हमारे पास CH3 प्रोटॉन्स का है। तो 2 सिग्नल हमारे पास आएंगे, एक इसका आएगा हमारे पास और एक इसका सिग्नल आएगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास 2 आएंगे। जो तुम्हारे CH3 के प्रोटॉन्स हैं उनका सिग्नल हमारे पास 1 आएगा और जो तुम्हारे CHO के प्रोटॉन्स हैं उनका सिग्नल हमारे पास 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएंगे, 2 सिग्नल हमारे पास आएंगे। CHO के प्रोटॉन्स जो है उसका भी हमारे पास 1 सिग्नल आएगा। तो CHO का जो हमारे पास प्रोटॉन्स है उसका 1 सिग्नल आएगा और जो CH3 के प्रोटॉन्स उसका 1 सिग्नल है। तो इस तरह से हमारे पास 2 सिग्नल आएंगे टोटल। तो हमारे पास जो स्केल है डेल्टा का, जो हमारे पास स्केल होगा, TMS के प्रोटॉन्स तो हमने ले ही रखे हैं। TMS के प्रोटॉन्स का सिग्नल किस पे आएगा, 0 पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमने क्या ड्रॉ किया, डेल्टा स्केल ड्रॉ कर दिया। डेल्टा स्केल पे ये क्या है हमारे पास, केमिकल शिफ्ट। ये हमारे पास क्या है, केमिकल शिफ्ट। ये आपको कंप्लीटली ऐसे लिखना है वहाँ पर, ये केमिकल शिफ्ट है। हमारे पास डेल्टा स्केल है और 0 पे जो वैल्यू आती है दैट इज TMS प्रोटॉन्स की। जो हमारा सैंपल है उस सैंपल में हमने TMS के प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा सैंपल जब हम NMR मशीन में सिग्नल लेते हैं, NMR इसका प्रोटॉन्स का सिग्नल लेते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सैंपल के अंदर थोड़ा सा TMS के अमाउंट डाल देते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें TMS के प्रोटॉन का सिग्नल हमेशा मिलेगा। इसलिए जब भी आप स्केल ड्रॉ करोगे तो TMS के प्रोटॉन्स का सिग्नल आपने हमेशा ड्रॉ करना है, वो भी हमेशा 0 पे होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 2 सिग्नल है, एक तो CH3 प्रोटॉन्स का है, एक हमारे पास CHO के प्रोटॉन्स का। एक बात हमने कहा था कि N+1 रूल सभी में लगाना है आपने, क्योंकि स्प्लिटिंग पैटर्न को बताता है। तो किसी का भी सिग्नल जो होता है वो सिग्नल लाइन नहीं आता है, उसमें काफी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जब N+1 रूल हम लगा रहे हैं इसमें, तो ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन इसके सराउंडिंग में 3 है, तो ये क्या देंगे, क्वार्टेट। और ये हाइड्रोजन जो है अकेला प्रेजेंट है इन CH3 प्रोटॉन के नेबरिंग में, कौन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इसका क्या आएगा, डबलेट। ये समझ में आ रहा है आपको, डबलेट और क्वार्टेट में क्यों बोल रही हूँ। तो N+1 रूल लगाओगे ना, तो CH3 प्रोटॉन्स जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास CH3 प्रोटॉन्स है, इन CH3 प्रोटॉन्स का हमारे पास क्या आएगा, डबलेट। उसको ऐसे D लिखा जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टेट, ठीक है। मतलब जो CH3 के प्रोटॉन्स आएंगे उनका जो मतलब CH3 के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल आएगा वो डबलेट में आएगा, सिंगल लाइन नहीं आएगी, क्योंकि CH3 के प्रोटॉन्स जो है उसके नेबरिंग प्रोटॉन में एक प्रोटॉन प्रेजेंट, जो इसको स्प्लिट कर देगा बाय N+1 रूल। नेबरिंग एटम 1 है तो उसको 2 में स्प्लिट करे, तो CH3 के प्रोटॉन्स की जो रेंज होती है 1 के नजदीक आती है, ठीक है। ये आएगा इसका डबलेट आ जाएगा, ऐसे ऐसे आपको डबलेट मिलेगा। और जो तुम्हारे CHO के प्रोटॉन की रेंज जो होती है 9 के करीब आती है कुछ, और वो किस में आएगी, क्वार्टेट में आएगी क्या, हाँ क्वार्टेट में आएगी, 1 2 3 और 4 इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये हमारे CHO के प्रोटॉन का सिग्नल है और ये हमारे CH3 के प्रोटॉन का। तो ये हमारे पास हो गया NMR स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से आपको स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रॉ करने, CH3 CHO हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आ सकते हैं। तो आपने एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हुए, और आपको केमिकल शिफ्ट सबसे पहले याद होना चाहिए। हमें पता था कि एल्डिहाइड के प्रोटॉन की जो रेंज होती है 9 से 10 डेल्टा वैल्यू पार्ट्स पर मिलियन का केमिकल शिफ्ट होता है। यानी जो CHO के प्रोटॉन्स होते हैं उनका केमिकल शिफ्ट कहाँ पर होता है, 9 to 10 ppm पे होता है। तो 9 to 10 ppm के बीच में हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये CHO के प्रोटॉन का क्वार्टेट आया है। क्वार्टेट इसीलिए आया है क्योंकि CH3 के प्रोटॉन जो है नेबरिंग प्रोटॉन है टू CHO प्रोटॉन। तो ये नेबरिंग प्रोटॉन इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे, 3 है तो 4 में स्प्लिट कर देंगे। अब ये CHO प्रोटॉन कितने हैं, एक ही प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन इसके नेबरिंग में CH3 के, तो ये इसको क्या करते हैं, डबलेट में स्प्लिट कर। दिस इज योर डबलेट ऑफ CH3 प्रोटॉन्स। एंड जो हमारे CHO प्रोटॉन्स उसका हमारे पास क्वार्टेट आए। तो ये मैंने
2-3 स्पेक्ट्रम आपको करवा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और हम पढ़ लेते हैं, इसमें एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन बनता है पेपर में। ये सारे क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ना समझना कि मैंने पूरा थ्योरेटिकल बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके सारे के सारे। तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि जो एसिटाइलिनिक जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, एसिटाइलिक प्रोटॉन मतलब एल्काइन के यानी एसिटाइलिन के प्रोटीन जो होते हैं, और जो हमारे पास ऑल्फेनिक प्रोटॉन होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं ऑल्फेनिक प्रोटॉन, ये डबल बॉन्ड वाले जो प्रोटॉन होते हैं, उनकी जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा की वैल्यू जो आती है वो 7.725 ppm पे आता है उनका केमिकल शिफ्ट। ठीक है, और इनका जो केमिकल शिफ्ट आता है एसिटाइलिक प्रोटॉन का वो आता है 1.5 से 3.0 पे आता है इनका केमिकल शिफ्ट। ये पूछता है क्वेश्चन में, पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, यानी ऑल्फेनिक जो प्रोटॉन है डबल बॉन्ड वाले जो प्रोटॉन होते हैं उनका जो केमिकल शिफ्ट है वो 7 से 5 ppm पे आता है केमिकल शिफ्ट, और इनका कितने पे आता है 1.5 से 3.0 पे आता है। और जो बेंजीन के प्रोटॉन हैं, जो बेंजीन के प्रोटॉन होते हैं उनका जो केमिकल शिफ्ट आता है उसके डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है 7 to 8 हर्ट्ज पे आती है। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं उनकी क्या रेंज आ रही है 7 to 8 हर्ट्ज आ रही है, जो एसिटाइलिक प्रोटीन्स हैं उनकी क्या रेंज आ रही है 1.5 से 3.0 पे आ रही है, जो ऑल्फेनिक प्रोटॉन उनकी 7 to 5 ppm पे उनकी रेंज आ रही है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में जो एसिटाइलिक प्रोटॉन है उनकी रेंज इतनी कम क्यों आती है और जो ऑल्फेनिक प्रोटॉन है उनकी इतनी कम क्यों आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है, हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इस डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से जो हमारे ऑल्फेनिक प्रोटॉन्स है एसिटाइलिक प्रोटॉन है इनका डिफरेंट केमिकल शिफ्ट आता है, और जो हमारे पास बेंजीन होती है उसका भी केमिकल शिफ्ट जो होता है वो इसीलिए डिफरेंट आता है ड्यू टू डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे पास एसिटाइलिक प्रोटॉन है और ऑल्फेनिक प्रोटॉन का डिफरेंट केमिकल शिफ्ट आ रहा है, जबकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। वैसे ही बेंजीन के जो प्रोटॉन है उसमें भी ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट प्रेजेंट होता है बेंजीन में, जैसे बेंजीन का भी यही सेम इफेक्ट आएगा, और ये ऑल्फेनिक जो प्रोटॉन्स है उसमें भी बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा। दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दैट इज योर एल्कीन। ठीक है, जो हमारे पास बेंजीन है, देखो ये पहली बात तो डायमैग्नेटिक जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट होता है वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट में होता है। जहां पर भी हमारे पास तो डायमैग्नेटिक जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट जो हमारे पास है उसमें हम पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें भी हमारे पास क्या है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी हम बात करें बेंजीन में भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो डायमैग्नेटिक जो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट हमारे पास है वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे बेंजीन और जो हमारा ऑल्फेनिक प्रोटॉन्स है उनका केमिकल शिफ्ट में इतना डिफरेंस क्यों है वो हम एक्सप्लेन करेंगे ड्यू टू डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेंजीन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारे जो ऑल्फिन है यानी जो हमारे डबल बॉन्ड्स हैं उसके अंदर भी क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट, एक सिग्मा बॉन्ड होता है दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एक सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपने एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इनकी क्या होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ऐसे मूवमेंट करती है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्कुलर मोशन की वजह से
जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट कर देते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बाहर क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है। तो ये दोनों का इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं उनको क्या मिलेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे देखो सेंटर में जब ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जब सेंटर की तरफ जा रही है तो ये क्या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अपोजिट हो जाती है इसकी डायरेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से क्लियर कर देती हूँ, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, बड़ा डायग्राम बना लेते हैं एक बार इसका। देखो एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसकी टाल आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो जाती है। इसमें ये हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है, आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये क्या है, आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। ये क्या है, हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, आउटसाइड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे के अलाइन करते हैं। अगर एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है, इनमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इन मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रीइंफोर्स, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, अलाइन कर रही हैं। तो आउटसाइड द रिंग, यानी आउटसाइड द रिंग ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। लेकिन इनसाइड द रिंग अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इनसाइड द रिंग है इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। यानी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रिंग। दैट मींस आउटसाइड द रिंग तो क्या हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, यानी ये प्रोटॉन्स को क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या हो रही है, एड सप हो रही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एड सप हो रही है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों प्रोटॉन को मिलेंगी। ठीक है, आउटसाइड द रिंग की मैं बात कर रही हूँ, आउटसाइड द रिंग क्या, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे और दोनों मिलकर प्रोटॉन को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो ये दोनों मिलकर प्रोटॉन को अफेक्ट करेंगे, इसलिए हमें डाउन फील्ड का सिग्नल मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, डाउन फील्ड का सिग्नल मिलेगा। वीक मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारा काम चल जाएगा। डाउन फील्ड इसीलिए है क्योंकि डाउन फील्ड यानी लेस फील्ड से हमारा काम चल जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा आउटसाइड द रिंग। तो आउटसाइड द रिंग हमारे पास क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है। आउटसाइड द रिंग क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, इसके साथ मिलके प्रोटॉन को क्या कर रही है, प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन कर रही है, जिससे हमें सिग्नल मिलेगा। तो हमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत नहीं है, हमें सिग्नल डाउन फील्ड पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसके इस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके क्या कर रहा है, प्रोटॉन का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर वो अपोज नहीं कर रहे हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन इनसाइड द रिंग अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनसाइड द रिंग अगर ध्यान से देखा होगा तो इनसाइड द रिंग क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। तो इनसाइड द रिंग क्या हो रही है, यहाँ पर शील्डिंग हो रही है। इनसाइड द रिंग हमारे पास क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है, यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि हमें सिग्नल मिल सके। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आउटसाइड द रिंग हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए बाहर वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो क्या दे रहे हैं, डाउन फील्ड का सिग्नल देंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे, जिससे उनके उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक अनिसोट्रोपिक। अनिसोट्रोपिक होता है स्पेस इफेक्ट, यानी बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन कर रही है और इनसाइड द रिंग क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द रिंग ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द रिंग क्या करेंगे, अपोज करेंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करे, अपोज कर रही है सेंटर में, ये इसके अपोजिट में, ये अपवर्ड है, डायरेक्शन इसकी क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये अपोज कर रही है। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। इसलिए अगर सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा अप फील्ड का सिग्नल तभी आएगा, यानी सिग्नल तभी आएगा जब उसको हम अप फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसको डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनिसोट्रोपिक होता है स्पेस इफेक्ट, यानी बाहर क्या हो रहा है, डी शील्डिंग हो रही है, इनसाइड द रिंग क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है। तो इसको ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्पेस इफेक्ट, यानी
यहाँ पे क्या है, इस स्पेस में डिफरेंट इफेक्ट हो रहा है, इस स्पेस में क्या हो रहा है, डिफरेंट इफेक्ट है, जगह जगह का इफेक्ट है, दैट इज और अनिसोट्रोपिक इफेक्ट है, स्पेस इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक रिंग करंट भी बोलते हैं, क्योंकि डायमैग्नेटिक इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए इसको डायमैग्नेटिक अनिसोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग में होता है, स्पेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, दिस इज योर अनिसोट्रोपिक इफेक्ट, यानी इसलिए बेंजीन के जो प्रोटॉन होते हैं वो इतना हाई, मतलब बेंजीन के जो प्रोटॉन्स होते हैं इतने ज्यादा डीशील्डेड होते हैं, बेंजीन के प्रोटॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डीशील्डेड होते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड द रिंग होते हैं। मैंने आपको अभी बताया जो रिंग के आउटसाइड होते हैं, रिंग के आउटसाइड प्रोटॉन होते हैं, रिंग के आउटसाइड प्रोटॉन होते हैं, आउटसाइड वाले प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, डीशील्डेड होते हैं। आउटसाइड वाले प्रोटॉन क्या होते हैं, हमारे डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं, आउटसाइड वाले प्रोटॉन क्या होते हैं, डीशील्डेड होते हैं, इसलिए उनका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो क्या आती है, 6.5 टू 7.5 ppm पे आती है। ठीक है, लेकिन जो इनसाइड क्या हो रही है, सेंटर में क्या हो रही है, हमेशा शील्डिंग होगी, सेंटर में क्या होगी, हमेशा शील्डिंग होगी। सेंटर में कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो कर लो तुम शील्डिंग। ठीक है, तो सेंटर में, बेंजीन के सेंटर में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी, शील्डिंग हो रही थी, क्योंकि अपोज कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को। हमें अब फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ती है ताकि हमें सिग्नल मिल सके। लेकिन आउटसाइड रिंग क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है, तो प्रोटॉन हमारे डी शील्डिंग जोन में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा केमिकल शिफ्ट है वो इतना ज्यादा हाइयर आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास क्या हो रहा है, अब हम एसिटाइलिन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। एसिटाइलिन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास एसिटाइलिन है उसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पॉइंट हियर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, देखो ये हमारे पास एसिटाइलिन है, जो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होती है, इसकी डायरेक्शन ये होती है। लेकिन ध्यान से देखो, बाहर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बाहर वाला रीजन हमने बताया था, बाहर वाला जो रीजन है वो क्या है, डी शील्डिंग जोन वाला है। जो हमारे हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इधर सेंटर में प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, इधर सेंटर में। और हमने बताया था सेंटर में वाली जो जगह होती है, हमारी जो सेंटर वाली जगह होती है वो हमेशा क्या होती है, शील्डेड होती है। तो सेंटर वाली जोन हमारे पास क्या होगी, वो शील्डेड होगी, इसलिए प्रोटॉन क्या होते हैं, हमारे शील्डेड होते हैं। और उनकी जो रेंज होती है, मतलब सिग्नल जो आता है हमारा, ऑफ फील्ड का सिग्नल आता है। बात समझ रहे हो, मैंने ये बताया था कि जो हमारे बेंजीन है या फिर कोई भी कंपाउंड होता है वो बाहर क्या करेगा, डी शील्डिंग करेंगे, नेगेटिव फील्ड आउटसाइड द रिंग क्या करेंगे, डी शील्डिंग करेंगे, इनसाइड द रिंग क्या होगा, शील्डिंग होगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, बाहर तो नेगेटिव फील्ड क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, ऐसे नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन। इसमें भी क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, उनकी भी क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो इनसाइड आउटसाइड द रिंग क्या होती है, डी शील्डिंग होती है। लेकिन आउटसाइड वाला जो रीजन है उसमें कोई भी पेरिफेरी पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सेंट्रल पोर्शन में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने अभी बताया कि सेंट्रल पोर्शन हमारा जो होता है, सेंट्रल पोर्शन हमेशा क्या होता है, हमारा शील्डेड होता है। इसलिए सेंट्रल पोर्शन हमारा क्या होता है, शील्डेड होता है, यानी बॉन्ड लाइन जो एक्सिस होती है दैट इज सेंट्रल एक्सिस होती है। तो बॉन्ड लाइन एक्सिस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो शील्डिंग जोन में प्रेजेंट है, शील्डिंग जोन में प्रेजेंट है, इसलिए उनका केमिकल शिफ्ट जो आता है वो कितने पे आता है, 1.5 से 3.0 पे पार्ट्स पर मिलियन पे उनका केमिकल शिफ्ट आता है, जो क्या होता है, शील्डेड जोन में होता है। यानी 1.5 से 3.0 की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा शील्डिंग जोन में होती हैं, इनका केमिकल शिफ्ट इसलिए डिफरेंट आता है। तो दिस इज योर अनिसोट्रोपिक फैटी। ये क्या है, स्पेस इफेक्ट है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है, कहीं पर डी शील्डिंग हो रही है। तो ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि इनकी डी शील्डिंग क्यों हो रही है, इनकी शील्डिंग क्यों हो रही है। तो अल्फानिक प्रोटॉन्स का और जो हमारे पास बेंजीन होते हैं उनका बिल्कुल कंसेप्ट क्या होता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट होता है। तो ये हमारे मैराथन में मैक्सिमम कंप्लीट मैंने सारा करवा दिया है सिलेबस में। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ लास्ट में जाते जाते हुए, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, चेयर फॉर्म है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार इसमें क्या पूछते हैं। देखो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की, C6H12 हमारे पास है, दैट इज योर साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, हमें एग्जांपल दिया है साइक्लोहेक्सेन का कि साइक्लोहेक्सेन में एक्सप्लेन करिए, हमारे पास सिग्नल कभी एक आ रहा है, सिग्नल कभी 2 सिग्नल आ रहे हैं, तो ये एक्सप्लेन करिए आप। ठीक है, इसको मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों के दोनों क्या हमारे चेयर फॉर्म है, बट ये एक दूसरे के साथ क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो रूम टेम्परेचर की हम बात करें
कि रूम टेम्परेचर पे एक चेयर फॉर्म जो होती है दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज योर चेयर फॉर्म। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन की क्या है हमारे पास चेयर फॉर्म होती है। दिस इज योर चेयर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन होती है वो साइक्लोहेक्सेन की क्या है, चेयर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चेयर फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन है एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेल और इक्वेटोरियल जो प्रोटॉन, ये एक्सेल है और ये इक्वेटोरियल प्रोटॉन, ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोटॉन भी हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन हमारे पास और ये प्रोटॉन हमारे पास, ये वन प्रोटॉन हमारे पास है। वन प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा हमारे पास, एक्सेल में चला जाएगा, सॉरी इक्वेटोरियल में चला जाएगा। और ये टू प्रोटॉन हमारे पास है, टू प्रोटॉन क्या था हमारे पास, इक्वेटोरियल था, तो वो कहाँ चला गया हमारा, एक्सेल में चला गया। आपको समझ में आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज जो हमारे चेयर फॉर्म होती है उसमें दो टाइप के प्रोटॉन होते हैं। एक्सेल होते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक्सेल प्रोटॉन और इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं चेयर फॉर्म में, लेकिन जैसे ही एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो जो एक्सेल प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारे पास इक्वेटोरियल प्रोटॉन है वो एक्सेल प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज बेसिक फिनोमेना कि क्या होता है, चेयर फॉर्म में एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो टोटल इसमें क्या होता है कि 6 हमारे पास क्या होते हैं, 6 हमारे पास 6 हाइड्रोजन कौन से होते हैं, एक्सेल प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, और 6 हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्रोटॉन होते हैं। ये कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल। तो टोटल हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, होते हैं टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल, और 6 हाइड्रोजन एक्सेल। ऐसे होंगे ना, सभी प्रोटॉन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, सभी में क्या होंगे हमारे पास ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से 6 हाइड्रोजन्स होती हैं जो इक्वेटोरियल होती हैं, 6 हाइड्रोजन क्या होती है, एक्सेल होती है। तो टोटल 12 प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे में फास्ट इंटर कन्वर्ट हो जाती है। पीएमआर की मशीन जो होती है, यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर की जो मशीन होती है बहुत स्लोली, मतलब इतना स्लो नहीं लेकिन वो थोड़ा स्लो काम करती है। अगर आप जैसे फोटोग्राफ से आप उसको कंपेयर करो, जैसे कैमरा होता है, कैमरा है उसको क्या करनी है, फोटो कैप्चर करनी है। अगर आप किसी की फोटो लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा जो मोशन हुआ है, कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसको स्लोली स्लोली मूव करना होगा, तभी वो फोटो अच्छी आएगी उसकी। तो कैमरा जो है वो एक पीएमआर की मशीन है। पीएमआर की मशीन जो होती है वो एक कैमरे की तरह एक्ट करती है। अगर आपकी जो मूविंग बॉडी होती है वो स्लोली मोशन करती है तो हमारी जो फोटो आएगी बिल्कुल क्लियर आएगी। एक मूविंग बॉडी की अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो उसमें आपकी जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए तो हमारी फोटो क्लियर आएगी। जैसे एक कार है वो मूव कर रही है, उसके जो पहिए हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। जितनी स्लोली स्लोली कार चलेगी तो उसके जो पहिए हैं, जो उसके व्हील्स हैं, उसके स्पॉक्स हैं, उसमें जो पावर्स होते हैं, उसकी लाइंस होती है वो क्लियरली आएंगी फोटोग्राफ में। लेकिन जैसे ही कार की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, 60 पे चल पड़े, 100 पे चल पड़े, तो हमारे जो कैमरा है वो उसकी फोटो अच्छी कैप्चर नहीं कर पाएगा। उसमें क्या होगा, ब्लर विजन हो जाएगा, फोटो में बिल्कुल ब्लर दिखाई देगी। देखा है कभी चलते हुए कार की कोई फोटो खींच रहा है और उसके जो पहिए हैं वो बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी से स्पॉक्स दिख रहे हैं, पोर्स दिख रहे हैं, उसकी लाइंस अच्छे से दिख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पीएमआर मशीन जो होती है बहुत ही स्लो वर्किंग मशीन होती है। ये क्या होती है, बहुत ही स्लो वर्किंग मशीन होती है। उसको एक कैमरे की तरह ट्रीट किया जाता है। कैमरा जिस तरह काम करता है वैसे ही पीएमआर की मशीन जो होती है वैसे ही काम करती है। तो पीएमआर की जो मशीन है अगर उसको फोटोग्राफ लेना है तो क्या करना होगा, मूविंग बॉडी नहीं होनी चाहिए, बहुत थोड़ा स्लो मोशन हो। तो इसमें क्या होता है, जब पीएमआर की मशीन काम करती है, जब उसका फोटोग्राफ लेना स्टार्ट करती है, उसी टाइम पे जो एक्सेल प्रोटॉन है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्वेटोरियल वाले प्रोटॉन जो होते हैं एक्सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो फास्ट इंटर कन्वर्जन चलता रहता है एट रूम टेम्परेचर पे, हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर पे। एट रूम टेम्परेचर में क्या होता है, फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा कि फास्ट इंटर कन्वर्जन क्यों हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें क्या होता है, फास्ट इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, जिसकी वजह से पीएमआर मशीन जो होती है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है, उनका सिग्नल सिर्फ एक ही दे देती है। समझ में आया, जैसे हम कैमरा जो होता है, कैमरे को क्या दिखाई देगा, सब कुछ एक ब्लर हो जाएगा, बिल्कुल सारा मिक्सचर हो जाएगा। तो वैसे ही पीएमआर के साथ हो रहा है। पीएमआर के साथ क्या हो रहा है, एक्सेल इक्वेटोरियल बिल्कुल मिक्सिंग हो जाएगी इनकी, क्योंकि फास्ट इंटर कन्वर्जन हो रहा है एक्सेल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सेल में, ये फास्ट इंटर कन्वर्जन हो रहा है। फास्ट इंटर कन्वर्जन की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स क्या दिखाई देंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिखाई देंगे। तो 12 प्रोटॉन क्या दिखाएंगे, इसको इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिखाएंगे, और इक्विवेलेंट 12 के 12 प्रोटॉन का क्या मिलेगा, हमें एक ही सिग्नल मिलेगा। समझ रहे हो, हमें क्या मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा। तो ये काम किया पीएमआर मशीन ने, यानी जो हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस एनएमआर में 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स
12 प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे और उसका हमें सिग्नल क्या मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा। यानी एक्सियल इक्वेटोरियल इसको बिल्कुल ही क्लियरली इसको दिखाई देगा कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूव करने के बाद एक्सियल इक्वेटोरियल ये चल रहा है तो मिक्सचर हो जाएगा, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो दूसरा ये है कि अगर हम टेम्परेचर लो कर देंगे, यानी अगर हमने टेम्परेचर लो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा तो 6 हमारे पास क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्रोटॉन होगा, 6 हमारे पास क्या होंगे, एक्सियल प्रोटॉन होगा, उनमें क्या होगा, इंटरकम्बशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे किसी भी चीज को, जब हम फ्रीज कर देते हैं, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है स्टॉप डाउन हो जाती है। चेयर फॉर्म कन्वर्शन तो चलता ही रहता है, बट जो एक्सियल इक्वेटोरियल का जो कन्वर्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल प्रोटॉन एक दूसरे इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक्सियल प्रोटॉन का अलग सिग्नल मिलता है, तो हमें क्या 2 सिग्नल हमें वहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, तो 2 सिग्नल हमें वहाँ पर मिलते हैं। यानी 6 हमारे पास एक्सियल प्रोटॉन्स होते हैं और 6 हमारे पास इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 सिग्नल जो है वो वहाँ पर हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। एक एग्जांपल और मैं करवा देती हूँ आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एक क्वेश्चन हो उसके बाद नहीं पढ़ेंगे हम। देखो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे NH के प्रोटॉन्स होते हैं या फिर OH के प्रोटॉन्स होते हैं वो कभी भी नो कपलिंग, वो कभी भी कोई भी स्पिन कपलिंग नहीं करते। उनका जो सिग्नल आता है वो हमेशा क्या आता है, सिंगलेट आता है। उनका सिग्नल हमेशा क्या आता है, सिंगलेट आता है। ऐसा कोई क्वेश्चन ये आता है जो हमारे पास CH3 OH के जो प्रोटॉन्स होते हैं इसका भी हमें एक ही सिग्नल मिलता है और इसका भी हमें क्या मिलता है, एक ही सिग्नल मिलता है। यानी अलग अलग सिग्नल मिलते हैं और दोनों का हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है। दोनों का हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है। चाहे यहाँ पे NH के प्रोटॉन्स हो चाहे OH के प्रोटॉन्स हो, OH के प्रोटॉन्स हो चाहे हमारे पास NH के प्रोटॉन्स हो, उनका सिग्नल हमें क्या मिलता है, हमेशा सिंगलेट मिलता है। हमेशा सिग्नल कैसा मिलता है, एक ही सिग्नल मिलता है, कपलिंग नहीं करता है। जबकि हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन हमारे पास है, नेबरिंग प्रोटॉन है टू CH3 के प्रोटॉन से, तो आपस में कपलिंग कर सकते हैं, आपस में स्प्लिटिंग कर सकते हैं ये, लेकिन ये नहीं करते हैं क्योंकि जो नेबरिंग जो हमारे पास OH ग्रुप है, नेबरिंग जो हमारे पास एक तो है नहीं कि हमारा CH3OH एक ही मॉलिक्यूल होगा, इनके साथ क्या करते हैं ये एक्सचेंज करते रहते हैं, प्रोटॉन्स का एक्सचेंज करते रहते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज करने की वजह इसको पता ही नहीं चलता आप कौन सा मॉलिक्यूल में, जैसे A टाइप का मॉलिक्यूल था, B टाइप का मॉलिक्यूल था, तो जो CH3OH था वो हमारे पास कौन से में आ जाएगा, A टाइप के मॉलिक्यूल में आएगा। यानी प्रोटॉन एक्सचेंज जो रिएक्शन होता है वो चलता रहता है, चाहे यहाँ पर NH के प्रोटॉन्स, चाहे यहाँ पे NH2 लगा हो, चाहे यहाँ पर OH का प्रोटॉन लगा हो, ठीक है। तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने कह लिया मिथेनॉल लिया, तो अल्कोहल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन है ये चलता रहता है। तो A टाइप का जो मॉलिक्यूल था उसमें क्या आ गया, स्टार वाला जो प्रोटॉन है वो हमारे पास आ जाता है। तो स्टार वाला प्रोटॉन आता है B के पास है, ये प्रोटॉन उठ के इसके पास चला जाएगा, A टाइप के मॉलिक्यूल, तो A टाइप के मॉलिक्यूल के पास ये प्रोटॉन आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो PMR की मशीन होती है बहुत ही स्लो वर्किंग मशीन होती है, कैमरे की तरह एक्ट करती है, तो इन हाइड्रोजन का क्या चलता रहेगा, बहुत फास्ट इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा। इनमें बहुत फास्ट इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ही दिखाई देंगे। तो इसलिए इसकी जो स्पिन है, CH3 के प्रोटॉन की जो स्पिन है, इन दोनों का आपस में कोई कपलिंग नहीं हो पाती। कपलिंग इन द सेंस ये जो CH3 के प्रोटॉन है और जो OH के प्रोटॉन जब आपस में स्पिन कपलिंग करेंगे तभी तो एक दूसरे के सिग्नल्स की स्प्लिटिंग करेंगे, बट इनमें कोई भी कपलिंग नहीं हो पाती है, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग भी नहीं हो पाती है। दैट्स वाई हमेशा याद रखना है। तो ये जो CH3 के प्रोटॉन्स होते हैं इनका भी हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, इनका भी हमें अपना सिंगलेट मिलता है, और जो OH के प्रोटॉन्स होते हैं इनका भी हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, मीन्स स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका होता है फास्ट H पॉजिटिव का जो एक्सचेंज होता है वो चलता रहता है, फास्ट H पॉजिटिव का एक्सचेंज जो होता है वो चलता रहता है, जिसको PMR की मशीन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है। तो यहाँ पर अगर CH3NH2 भी गिवन होता है तो हमें NH2 के प्रोटॉन्स का भी क्या मिलेगा, हमें सिंगलेट ही मिलेगा, उसका भी हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट। मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो रही। हमें पता है कि नेबरिंग के प्रोटॉन्स क्या करते हैं, स्पिन कपलिंग कर देते हैं और सिग्नल्स की क्या कर देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं, लेकिन जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। जो प्रोटॉन्स है, नेबरिंग प्रोटॉन है, इस OH के नेबरिंग में क्या CH3 के प्रोटॉन, इसको क्या करना चाहिए, इसके सिग्नल को स्प्लिट करना चाहिए था, जबकि स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। इसमें भी क्या मिलती है, हमें सिंगल लाइन इसकी ऑब्टेन्ड होती है और इसकी भी हमें क्या मिलती है, सिंगल लाइन ऑब्टेन्ड होती है। हमें पता है कि नेबरिंग के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं सिग्नल्स को। OH के प्रोटॉन्स जो होते हैं उसका हमें क्या मिलना चाहिए, क्वार्टेट मिलना चाहिए, क्योंकि CH3 के प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग कर देते हैं, लेकिन क्वार्टेट नहीं मिल रहा है, हमें सिंगल लाइन मिल रही है, इसकी भी हमें सिंगल लाइन मिल रही है, क्योंकि आपस में प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से
प्रोटॉन पीएमआर जो मशीन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, हाइड्रोजन की कपलिंग नहीं हो पाती। मतलब कपलिंग कैसे होगी, सिंपल सी बात है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन चल रहा है तो इस CH3 के प्रोटॉन के साथ भी कोई कपलिंग नहीं होती, स्प्लिटिंग नहीं होती है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी।